हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वी विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो शुरू करते हैं। जेआईबी अकाउंट्स चैप्टर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बाय वे ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसका पर्पस क्या है? टू हाइड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, to promote better understanding of financial statements through disclosure of accounting policies, to make it difficult to compare financial statements of different enterprises, या none of these। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, तो आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन स्टैंडर्ड्स को बनाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये इनको अप्रूव करता है। एंड प्रेजेंटली देयर आर 29 सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 की। और इनको हम इस तरह से लिखते हैं AS1। तो चलिए आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो आंसर रहेगा टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्रू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना, उनकी जानकारी प्रोवाइड करना, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए। Which of the following is not an example of an area where different accounting policies may be adopted by different enterprises? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कहता है कि कुछ केसेस के अंदर डिफरेंट एंटरप्राइजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं। तो इनमें से वो एरिया कौन सा है जो इस एग्जाम्पल में नहीं दिया गया? गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ऑल द अबव। तो ये क्वेश्चन जो है वो AS1 के कॉन्टेक्स्ट में ही है। So it is in the context of AS1. तो what will be our answer? तो हमने बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर हियर इज ऑल द अबव। How should significant accounting policies be disclosed in the financial statement? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको कैसे डिस्क्लोज किया जाए? तो ये भी पार्ट हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो दे शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस, दे शुड बी डिस्क्लोज इन मल्टीपल प्लेसेस, और इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर? कौन सा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर रहेगा बी। सो दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, एक जगह के ऊपर इनको डिस्क्लोज करना है। When should a change in accounting policies be disclosed? अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज होना है उसको कब डिस्क्लोज करना है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 AS1 के मुताबिक। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ओनली इफ इट हैज़ मटीरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, ओनली इफ इट हैज़ मटीरियल इफेक्ट इन ए लेटर पीरियड, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दीज। सो अकाउंटिंग पॉलिसी उसको चेंज अगर आती है तो उसको
कब डिस्क्लोज करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसी को कब डिस्क्लोज करना है। तो इसको रिपोर्ट करना है या डिस्क्लोज करना है जब मटेरियल इफेक्ट हो करंट पीरियड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी और लेटर पीरियड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी। जब इसका मटेरियल इफेक्ट हो तो उस प्रकार की चेंज अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में बनती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के मुताबिक उसको हमें डिस्क्लोज करना है। दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड। If fundamental accounting assumptions are followed in the financial statement, is a specific disclosure required? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उस केस में क्या स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या हैं। तो अकाउंटिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिजम्पशंस एजम्पशंस होती हैं जिनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो फिर पोजीशन क्या बनती है रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। यस, इट विल स्टिल बी रिक्वायर्ड। नो, इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। इट विल डिपेंड अपॉन अकाउंटिंग एजम्पशंस। और इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो किया जाए, इन दैट केस देर इज नो नीड फॉर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 AS1 के मुताबिक। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो किया जाए, what should be disclosed if a fundamental accounting assumption is not followed? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो नहीं किया जाता तो उस केस में क्या डिस्क्लोज करना होगा। द फैक्ट दैट इट इज नॉट फॉलोड, द रीजन वाई इट इज नॉट फॉलोड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या डिस्क्लोज किया जाएगा अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन को फॉलो नहीं किया जाता। तो हमारा ये क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 को लेकर के है। सो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन जैसे गोइंग कंसर्न का एग्जाम्पशन होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कहलवाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर हियर विल बी ए। अगर फैक्ट को फॉलो नहीं किया जाता, what should be disclosed if fundamental accounting assumption is not followed, the fact that it is not followed, the reason why it is not followed। तो यहाँ पे जो appropriate आंसर बनेगा वो हमारा ए नहीं, ए के साथ बी भी बनेगा। दैट मीन आंसर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये भी बताया जाएगा कि इसको फॉलो नहीं किया गया और ये भी बताया जाएगा कि इसको फॉलो करने के पीछे रीजन क्या है। तो both these aspects will be disclosed. Question number 7. What is purpose of disclosing significant accounting policies in financial statements? Financial statements में significant accounting policies को बताने का पर्पस क्या है। According to accounting standard number 1, to make it difficult to compare financial statement of different enterprises, to promote a better understanding of financial statements, to hide significant accounting policies from stakeholders, और none of the above। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा अप्रोप्रिएट लगता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। Yes, read all options carefully and then answer. So answer here will be B, to promote better understanding of financial statements।
Which entity revised accounting standard number 2 in 2016 for companies following companies accounting standard rules 2006? सो कौन सी वो एंटिटी है जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 को 2006 के अंदर 16 के अंदर रिवाइज किया गया और फॉलो किया गया कंपनी अकाउंटिंग रूल्स 2006? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी, या इनमें से किसी ने, वो थर्ड पार्टी ने किया? सो विच एंटिटी रिवाइज्ड दिस स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2? So what shall be the answer for account question number 8? सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर रहेगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है ICAI, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दीज रूल्स इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2016 में, तो दैट वाज डन बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। When the revised accounting standard number 2 mandatory for entities other than companies? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो रिवाइज किया गया बाय MCA, तो ये कब मैंडेटरी बना? उन एंटिटीज के लिए जो कंपनीज फॉर्मेट में नहीं होती। 1 अप्रैल 17 से, जून 1881 से, मार्च 30 2016 से, या नन ऑफ द अबव। सो कब से इसको इंप्लीमेंट किया गया? व्हेन इट वाज मेड मैंडेटरी। सो इसको मैंडेटरी कब बनाया गया? तो आंसर हियर विल बी अप्रैल 1 2017 से। तो इसको अमेंड किया गया 2016 के अंदर और इसको मैंडेटरी बनाया गया अप्रैल 1 2017 से उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कंपनी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के मुताबिक जो स्टैंडर्ड मेथड है इन्वेंट्री को, स्टॉक को वैल्यूएशन करने का, तो वो मेथड क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली, कॉस्ट ओनली, हाईएस्ट ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 2 है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसी भी फर्म के प्रॉफिट या लॉस को इम्पैक्ट करता है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंटरीज अकॉर्डिंग टू AS2? तो स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बनेगा C, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज हायर। तो दोनों में जो हायर रहेगा तो उस वैल्यू को लिया जाएगा। सो आंसर हियर इज C, लेकिन C में लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी दोनों में जो कम होगा, जो दोनों में हायर होगा उसको नहीं लिया जाएगा, तो दोनों में जो कम होगा उस वैल्यू को लिया जाएगा। यानी परचेज कितने में किया और अब हम उसके क्या वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं, दोनों में जो कम होगा उसको लिया जाएगा। Which inventory cost measurement techniques are permitted for convenience if they are approximate the actual cost? So, which inventory cost measurement techniques are allowed
फॉर कन्वीनियंस पर्पज अगर वो अप्रॉक्सीमेट हैं एक्चुअल कॉस्ट के, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड्स एंड रिटेल मेथड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड फिफो मेथड, बोथ ए एंड बी, या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ओनली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के मुताबिक जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन को रिलेटेड है, तो किस को लिया जाएगा, विच इन्वेंट्री कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 11, सो क्या आंसर रहेगा? तो आंसर यहां पे रहेगा ए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड रिटेल मेथड। तो इस मेथड को यूज किया जा सकेगा अगर अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल कॉस्ट के आसपास वो वैल्यू बनती है, तो दैट मेथड कैन बी यूज्ड। Which of the following is not included in the scope of accounting standard number 2? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का जो दायरा है, जो उसका स्कोप है, इनमें से उसको किसमें इंक्लूड नहीं होता? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंटरीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस। तो इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता अंडर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2? तो ऑल ऑप्शंस को रीड करिए केयरफुली एंड देन आंसर देने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। So what shall be the answer for question number 12? तो आंसर here will be the inventories relating to livestock. So livestock होता है हम जिनको कहते हैं पशुओं को, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, देन मिनरल ऑयल्स को, ओर्स एंड गैसेस को। Which inventory cost measurement technique is permitted only when goods are not ordinarily interchangeable? जब goods जनरली इंटरचेंजेबल नहीं हो तो कौन सी इन्वेंट्री कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक परमिट होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो किन केसेस की हम बात कर रहे हैं? उन केसेस में वेयर द गुड्स आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। So what will be the answer here? Question number 13. स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के मुताबिक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आवर आंसर विल बी सी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिलेटेड टू? तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है वो किसके साथ रिलेटेड है? प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रेपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, या प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 तो किसके साथ रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 14। So what will be our answer for question number 14? So our answer here will be C, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके क्या रूल्स हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ऑल दोज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस नंबर 14 क्वेश्चन। What are two methods of reporting cash flows according to accounting standard number 3? दो मेथड्स कौन से हैं कैश फ्लोज को रिपोर्ट करने के? बैलेंस शीट मेथड एंड इनकम स्टेट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड, इन्वेस्टिंग मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड।
तो दो मेथड्स कौन कौन से हैं कैश फ्लोज को रिपोर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 को रिलेट करता है। सो व्हाट शुड बी आंसर? So for question number 15, the answer will be direct method and indirect method. तो दो मेथड्स हैं कैश फ्लो को रिपोर्ट करने के लिए, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे सो दैट हम आगे मूव करें। और यहाँ पे मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो हमारी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट बन जाती है और वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपके पास होने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। सो पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग वीडियो लेसन्स और फिर प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत इम्प्रूव कर जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमको अगर अभी तक क्वेश्चन बैंक आपने यूज़ करना शुरू नहीं किया जो हमारी ऐप के अंदर आपको अवेलेबल है तो क्विकली आप उसको प्रैक्टिस करना ज़रूर शुरू कर लें, आपके पेपर में वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are components of cash and cash equivalent? According to accounting standard number 3, सो कुछ कंपोनेंट्स हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट के। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बैंक डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड एंड बैंक डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बैंक डिपॉजिट्स। तो किनको हम लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के मुताबिक कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो ये कंपोनेंट हैं कैश इन हैंड एंड बैंक डिपॉजिट्स। जो फर्म के पास कैश इन हैंड है या जो बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हैं वो माने जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। व्हाट क्वालिफाइज एज ए कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट? तो किस इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे? इन्वेस्टमेंट विद ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 months, इन्वेस्टमेंट विद ए मैच्योरिटी ऑफ 1-2 months, इन्वेस्टमेंट विद ए मैच्योरिटी ऑफ 1 year या इन्वेस्टमेंट विद ए मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस। तो किस इन्वेस्टमेंट को ट्रीट किया जाएगा कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबर माना जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। सो किसको मानेंगे? सो इट इज जब उसका जो मैच्योरिटी है दैट इज 3 months और लेस, 3 महीने या उससे कम अगर उसकी मैच्योरिटी है तो उनको हम मानेंगे कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। हाउ शुड एन एंटरप्राइज प्रेजेंट इट्स कैश फ्लो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के मुताबिक, AS 3 के मुताबिक एंटरप्राइज को किस तरह से कैश फ्लो को प्रेजेंट करना है? ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओनली फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओनली फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या इन ए मैनर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इट्स बिजनेस, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इट्स बिजनेस।
तो कैसे प्रेजेंट करना है कैश फ्लोज को? क्वेश्चन नंबर 18. सो व्हाट शैल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18? सो इन तीनों को प्रेजेंट करना है, लेकिन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे रिलेटिंग टू द बिजनेस. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी, और इनको मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बिजनेस उस मैनर में प्रेजेंट करना है. तो आंसर हमारा इसमें डी बनेगा. हाउ मेनी हेड्स शुड बी कैश फ्लोज बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के मुताबिक कैश फ्लो को कितने हेड्स में सेग्रीगेट करना है, क्लासीफाई करना है? 2 मैनर्स में, 3 मैनर्स में, 4 मैनर्स में या 5? तो कितने हेड्स में कैश फ्लोज को क्लासीफाई करना है? सो क्लासीफाई करना है हमारे 3 हेड्स में. और 3 हेड्स कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को. How should cash flows associated with the extraordinary items be classified and disclosed according to accounting standard number 3? तो वो कैश फ्लोज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से आते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन और उनका डिस्क्लोजर कैसे करना है? एज अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, as arising from investment activities, as arising from financial activities, as appropriate and separately disclosed. तो उसको डिस्क्लोज कैसे करना है और उसको क्लासीफाई कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 20. सो व्हाट शैल बी द आंसर? तो आंसर हियर विल बी डी, एज एप्रोप्रिएट एंड सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. जैसा एप्रोप्रिएट हो लेकिन उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? अगर कोई इवेंट या कंटिजेंसी बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर होता है, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है जिसमें उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा? AS2, AS3, AS4 या AS5? यानी कौन सा AS है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट को क्या देनी है उसको लेकर के है. सो इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, यानी AS4 किस चीज को रिलेट करता है? ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. क्वेश्चन 22. व्हाट आर कंटिजेंसीज? किनको कहेंगे कंटिजेंसीज? इवेंट्स हुज आउटकम विल बी नोन ओनली ऑन देयर अकरेंस, इवेंट्स हुज आउटकम्स इज ऑलरेडी नोन, events that have no effect on financial statements, events which occur before the balance sheet date. तो किस इवेंट को हम कहेंगे कि वो कंटिजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 22. So which event will be called as contingency? तो उन इवेंट्स को हम कहेंगे जिनका आउटकम जो हमें पता चलेगा जब वो हैपन होंगी, तो उनको हम कहते हैं कंटिजेंसी. यानी उनका आउटकम, उनका रिजल्ट अभी हमें नहीं पता है, लेकिन पता चलेगा जब वो एक्चुअली हैपन होंगी. व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लॉसेज? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के मुताबिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कंटिजेंट लॉसेज का? These are not recognized. Disclosure is made of existence and nature of contingency. Provision is made for loss if it is likely to occur, and none of these. तो यहाँ पे हमें आंसर देना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के मुताबिक. What is accounting treatment of contingent losses?
तो आवर आंसर हियर विल बी सी। प्रोविजन किया जाएगा अगर लगता है कि लॉसेस अकर होंगे तो उसके लिए प्रोविजन किया जाएगा। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम अब वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज दिखाई देगा। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, हमारी सर्विस को लेकर के, तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो आप वहाँ पे भी अपना मैसेज डाल सकते हो। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।